नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो आपको बताता है कि क्यों निवेश करना जरूरी है, कैसे बड़े सपनों को आप पूरा कर सकते हैं छोटी छोटी सेविंग्स और प्लानिंग्स के जरिए। योर मनी करता है आपकी मदद आपके पोर्टफोलियो को बनाने में और उसको बेहतर बनाने में। तो आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कई तरीके हैं जिसके जरिए आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, yourmoney@nw18.com, 7045220000, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, ट्विटर पर सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर जाएंगे तो ये शो आप लाइव वॉच भी कर सकते हैं। साथ ही #AskAwaz लिखकर अपने सवाल भेज भी सकते हैं। आज हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज मौजूद हैं। फिरोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे उससे पहले थोड़ी सी रिटायरमेंट प्लानिंग की बात कर लेते हैं। और आमतौर पे कई तरीके की रिटायरमेंट प्लानिंग होती है, लेकिन जब हम प्लान्स की बात करते हैं फिरोज जी, तो काफी बार व्यूअर्स पेंशन प्लान्स, रिटायरमेंट प्लान्स, एन्युइटी प्लान्स, इसके बीच में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज इन पर्टिकुलर एन्युइटी प्लान्स के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये प्लान्स होते क्या हैं, क्या इनके फायदे हैं, इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, और क्या फिर बेसिक क्राइटेरिया होता है। तो प्लीज बताइए एन्युइटी प्लान्स के बारे में। नमस्कार दीपाली मैडम, मेरे हिसाब से जैसे आपने कहा कि रिटायरमेंट के लिए एक बहुत अच्छा टूल है, डेफिनेटली है। क्योंकि एन्युइटी जैसे अंग्रेजी शब्द है, उसका ये मायने है कि आपको एन्युइटी मिलेगी, मतलब रिकरिंग पैसा मिलेगा। तो रिटायरमेंट के बाद जब आपकी जो एक सोर्स होती है वो अगर चली जाती है इनकम की, तो आपको एक सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होती है, जैसे पेंशन होती है। इंडिया में काफी कम रिटायरमेंट प्लानिंग होती है, आपको सेल्फ करनी पड़ती है। दूसरे अमेरिकन देशों में काफी पेंशन स्कीम्स होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यूएस में एक स्कीम होती है 401k, उसमें कंपलसरी पैसा डालना पड़ता है। रिटायरमेंट इंडियंस करते नहीं है, तो एन्युइटी का एक रोल जरूर है, इधर वॉलंटरीली करना पड़ता है, क्योंकि एक गवर्नमेंट का सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं बना हुआ है फॉर कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज। पॉइंट 1। पॉइंट 2, एन्युइटी में आपको जो भी इनकम आती है वो टैक्सेबल होती है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। एन्युइटी का एक इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप पहले पैसे डालते हैं और उससे फिर एक दौर के बाद वो आपको पैसे मंथली देता है। तो उसको कहते हैं डेफर्ड एन्युइटी। मतलब आपने आज अगर पैसे डाले और 10 साल बाद आपकी अगर पेंशन जैसी कोई दूसरी सोर्स ऑफ इनकम, जिसको एन्युइटी इनकम कहते हैं, वो अगर चालू हो 10 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद, उसको कहते हैं डेफर्ड एन्युइटी। और दूसरी होती है जो इमीडिएट एन्युइटी होती है। आपने आज अपने रिटायरमेंट के पूरे पैसे एन्युइटी में डाल दिए, थोड़े से पैसे डाल दिए, तो अगले महीने से एन्युइटी शुरू हो जाती है, उसको कहते हैं इमीडिएट एन्युइटी। ये दो किस्म की एन्युइटीज होती हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनमें डिसिप्लिन कम हो, क्योंकि इसमें एक लॉक इन सा फीचर सा होता है और आपको पैसे निकाल नहीं पाते आप इतनी सरलता से, और आपको पेंशन के तौर पे ही पैसे मिलते हैं मंथली बेसिस पे। तो अगर डिसिप्लिन कम है, आपको एक एक्सटर्नल कैटलिस्ट चाहिए जो आपको बांध के रख सके, तो एन्युइटी इज अ गुड टूल। ओके, तो एन्युइटी प्लान आप चुन सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद अगर टेंशन नहीं चाहिए, टेंशन फ्री पेंशन अगर आपको चाहिए, तो आप इन प्लान्स के साथ ज़रूर जा सकते हैं। और इनके क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे आप एक डिसीजन ले सकते हैं इनमें इन्वेस्ट करने का, वो तमाम बातें आपको फिरोज जी ने बताई। लेकिन फिरोज जी, कई तरीके के एन्युइटी प्लान्स आते हैं, तो प्लीज़ उसके बारे में बताइए कितने तरीके के एन्युइटी प्लान्स मौजूद हैं और किस व्यूअर को कौन सी कैटेगरी सूट करेगी। देखिए, अगर आप रिटायरमेंट के बहुत करीब करीब हैं, तो आपको इमीडिएट एन्युइटी की जरूरत पड़ेगी कि आपने एक मुश्त पैसे लगाए, आप रेकरिंग नहीं, एक मुश्त पैसे लगाते हैं, फिर उसके बाद आप ये उम्मीद करते हैं कि वो मंथली आपको पे करता जाएगा, उसको कहते हैं इमीडिएट एन्युइटी, जैसे हमने बात की। तो जो अगर आप ऑलरेडी साल भर में आप रिटायर होने वाले हैं या अभी रिटायर हुए हैं, तो एन्युइटी का ये मतलब है कि आपने आज लमसम ही पैसे लगाने आपको, क्योंकि रिटायरमेंट की कॉर्पस कहीं भी इकट्ठी हुई हो, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की अमाउंट, उसमें से एक हिस्सा आपने एन्युइटी में डाल दिया लमसम, तो उसके बाद मंथली आता है। दैट्स इमीडिएट एन्युइटी प्लान। दूसरा है कि आप अगर समझो 35 की उम्र के हैं, 40 की उम्र के हैं, और आप ये चाहते हैं कि कोई एक डिसिप्लिन सा बना रहे, जैसे म्यूचुअल फंड के एसआईपी में आप जब मर्जी रोक सकते हैं, जब मर्जी जो इकट्ठा किया हुआ पैसा वो निकाल सकते हैं, तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी काफी बार हानिकारक होती है, क्योंकि जिंदगी में कहीं ना कहीं पैसों की जरूरत पड़ती है, तब आप अपने रिटायरमेंट की कॉर्पस को हाथ लगा लेते हैं। तो अगर आप 35 की उम्र के हैं, 40 की उम्र के हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप एक मुश्त निवेश नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे निवेश कर पाएंगे, और 20 साल बाद आपकी एन्युइटी आप चालू कर सकते हैं 60 की उम्र में, अगर एज्यूम करूं कि आप रिटायर होंगे। सो वो होती है डेफर्ड एन्युइटी। अब दोनों में एक चीज ये हमने देखी, बहुत सारी एन्युइटी प्लान्स का हमने एनालिसिस किया, तो रिटर्न जो है वो इतनी बेहतरीन रिटर्न नहीं आती है। 5 to 7% की पर एनम कॉम्पाउंडेड रिटर्न आती है।
तो रिटर्न की तरफ लिहाज से काफी अच्छा नहीं है, डिसिप्लिन के लिहाज से बहुत अच्छा है। अगर आप 70 और 30 डेट में 70% डालें और 30 इक्विटी में डालें तो रिटर्न 9% भी आ सकती है, बट उसमें थोड़ा सा 19-20 जरूर हो सकता है, थोड़ा रिस्क होता है। बट अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हैं तो आपको इक्विटी डेट का मिक्स ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, बट लेसर डिसिप्लिन होगा। ओके, चलिए, तो तमाम बातें आपको बताई गई हैं एन्युटी प्लान्स के बारे में, कैटेगरीज कितने तरीके के आते हैं, रिटर्न्स कितने एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो सब बातें। अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल मन में है तो अपने क्वेश्चंस आप बेझिझक योर मनी को भेज सकते हैं। लेकिन चलिए अब हम कॉलर्स से कनेक्ट करते हैं और पहले कॉलर अजय कुमार हमारे साथ मौजूद हैं जनकपुरी नई दिल्ली से। अजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैडम, माय क्वेरी इज रिगार्डिंग द नमस्ते। म्यूचुअल फंड। या नमस्ते, देखिए मेरी जो क्वेरी है वो इस बारे में है कि मेरे पास ऑलरेडी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। currently I am doing SIP of 3,000 per month, and that I will just tell you the funds which I am investing. एक तो जो पहली है वो ICICI Pru वैल्यू डिस्कवरी फंड में SIP है 1,000 की, जिसमें मैंने ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट कर दी है वो 6,000 की है, जिसकी करंट डेट वैल्यू मतलब जो कल 20 बीत गई है उसमें 6478 आ रही है। और एक मैंने इन्वेस्टमेंट में कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ मैं उसमें, मेरे ऐसे एक लार्ज कैप फंड में जिसमें मैं SIP करंट डेट में जो कर रहा हूँ 2,000 रुपीज की है, और उसमें ऑलरेडी मेरी जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो 1,25,000 की है, और उसकी जो करंट स्टेटस वैल्यू है वो है 2,14,744। और इसके अलावा मैंने इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ फंड, उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड में जो इन्वेस्टमेंट की थी, जिसको मैंने 29 जनवरी 21 को बंद कर दिया था, उसमें मैंने 65,500 की थी, उसको मैंने रिडीम नहीं किया था। उसकी करंट डेट जो वैल्यू आ रही है 1,04,247। अब मेरे अभी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो 3,000 पर मंथ की आ रही है, और मैं इसको इंक्रीज भी कर सकता हूँ 10,000, और मेरी जो एज है 10,000 के अबव भी पर मंथ, क्योंकि करंट डेट में जो मेरी एज हो गई है वो 60 के करीब है, और इसको मैं 10,000 अबव से भी कर सकता हूँ, 10,000 मिनिमम आई एम सेइंग। लेकिन मुझे 5 साल या 5 साल के थोड़े एक्स्ट्रा भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है अचीव करना मिनिमम 10 लाख एंड मोर, और अभी मैं इसमें जो इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ 10,000 से ज्यादा भी कर सकता हूँ। तो मेरी आपसे ठीक है, आपने बताया कि 10,000 के आसपास के आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकते हैं, 5 इयर्स या 5 इयर्स प्लस का टाइम दे सकते हैं, 50 लाख का आप टारगेट लेके चल रहे हैं। फिलहाल आपकी 3,000 की SIP है और 2 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो वैल्यू है। तो बताइए फिरोज जी, क्या सजेशंस इनके लिए? नहीं, आई थिंक अजय जी ने जो कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट किया है उसकी वजह से इनके पास ऑलरेडी 3,30,000 की टोटल वैल्यू है, इफ आई सम अप ऑल द 3 फंड्स, जो अच्छी बात है। आप 10,000 अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप 10 लाख रुपए मेरे हिसाब से बहुत कम होते हैं। आप तो उस 5 साल में 9% की रिटर्न पे भी अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 15 लाख पे पहुंच जाएंगे। तो आप अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जो कर ही रहे हैं, तो आप 12 से 14% की रिटर्न की उम्मीद डेफिनेटली कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो आई थिंक आपको 25-30 लाख इकट्ठे हो सकते हैं विद एन इंक्रीज्ड अमाउंट, क्योंकि 25-30 लाख मिनिमम चाहिए होंगे कोई भी गोल पूरा करने के लिए। अगले 5 साल बाद महंगाई के हिसाब से तो और इसकी वैल्यू घट के अगर 5 साल बाद के 25 लाख आज 15 लाख की वैल्यू होगी या 17 लाख की वैल्यू होगी। सो उसको आप थोड़ा अपने टारगेट को थोड़ा और स्ट्रेच करें, क्योंकि रिटायरमेंट के पहले अच्छा बड़ा कॉर्पस हो तो जिंदगी अच्छी गुजरती है। That's point 1। रहा सवाल आपके 3 स्कीम्स जो है उसको समझना जरूरी है आपको भी। एक वैल्यू फंड है जो सस्ती कंपनीज में इन्वेस्ट करता है इस उम्मीद पे कि वो महंगी हो जाएंगी और उस पे पैसे बनेंगे। दैट्स वैल्यू फंड ICICI। मेरा एसेट लार्ज कैप, ऑफ कोर्स एक लार्ज कैप स्कीम है जैसे नाम दर्शाता है। इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एक लार्ज एंड मिड कैप स्कीम है। इसमें आपने SIP स्टॉप किए है, जो आपने सही किया है। इसकी लास्ट 1 ईयर रिटर्न सिर्फ 6.7% रही है। ये आपने अपनी वर्स्ट स्कीम में स्टॉप कर दिया है, विच आई थिंक इज अ ग्रेट प्रूडेंट स्टेप अजय जी। रहा सवाल आपके जो एक्स्ट्रा अमाउंट्स है उसके लिए 5 स्कीम्स बताता हूं, क्योंकि आपके पास 7,000 और होंगे। DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, HDFC फ्लेक्सी कैप, ICICI फोकस्ड इक्विटी, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और SBI कॉन्ट्रा फंड। ये फंड्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इनके ब्राइट लग रहे हैं, सो यू कैन ऐड दीस एंड कंटिन्यू इन्वेस्टिंग, रिविजिट योर गोल एंड हैव एन एम्बिशियस टारगेट rather than a 10 लाख टारगेट अजय जी। ओके, पवन कुमार हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। पवन जी नमस्कार, बताइए सवाल।
नमस्कार टीम CNBC। मैं आपको और अपने एक्सपर्ट को एडवांस में बेस्ट विशेस देना चाहता हूं और मेरा सवाल रिगार्डिंग टू माय पोर्टफोलियो जो कि मैंने आपको शेयर किया है और उसमें मैंने दोनों चीज़ें कैरी की है जिसमें कि मेरा इन्वेस्टमेंट भी है एज वेल एज इंश्योरेंस भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो मुझे अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पे एक एक्सपर्ट रिव्यू चाहिए कि इनमें से कितनों को मैं किस किस फंड को मैं भी एलिमिनेट कर सकता हूं या कंटिन्यू करूं। एंड जो मेरा करंट पोर्टफोलियो का वैल्यू है दैट इज 5.9 एंड मेरा मंथली SIP जाता है 11,000 रुपीज का। ये मेरा कंसिस्टेंट है बट इसके साथ में मैं वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली जो भी मेरे पास में वैल्यू अवेलेबल होती है तो मैं वो टॉपअप प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो उस वजह से क्या ये मेरी स्ट्रैटेजी सही है? और अगर मुझे कुछ और चेंजेस करने हैं तो मेरे पास में अभी एक जो अग्रेसिव टाइम ड्यूरेशन में अभी अपना कंसीडर कर रहा हूँ। रिसेंटली मेरा 38 कंप्लीट हुआ है तो टिल 45-46 की एज में 7 to 8 ईयर्स तो मैं किस पोर्टफोलियो या किस फंड के अंदर अपना ये जो अमाउंट है मैं एग्जिस्टिंग फंड्स में से या फिर अगर कोई जो आप सजेस्ट करें जिसमें मैं अग्रेसिव होके नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर सकूं। ओके तो फिलहाल आपकी 11,000 के आसपास की SIP चल रही है। लॉन्ग टर्म विजन है 20-22 ईयर्स का। PPF, NPS, LIC में भी इन्वेस्टमेंट है और सवाल इनका इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके के रिसेशन कंसर्न्स हैं क्या इन्वेस्टमेंट अभी यहाँ पर इंक्रीज करनी चाहिए या फिर नहीं। बाकी इनका पोर्टफोलियो तो रिव्यू करना है ही। एक्सिस फोकस 25, इन्वेस्टको इंडिया कॉन्ट्रा, एक्सिस स्मॉल कैप, SBI इक्विटी हाइब्रिड और कोटक इमर्जिंग इक्विटी जहाँ पर 1,500 से 3,000 की SIPs इनकी चल रही हैं। तो बताइए फिरोज जी, 2-3 सवाल इनके, क्या सजेशंस आपके? आई थिंक पवन जी का जो पोर्टफोलियो का जो स्ट्रेटजी है कि वे SIP करते हैं 11,000 रुपए की, जब भी इनके पास लिक्विडिटी होती है थोड़ा टॉपअप करते हैं, आई थिंक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है क्योंकि म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा कंसोलिडेटेड है। देखिए पैसे काफी बार इधर उधर फैले होते हैं, बैंक अकाउंट में रह जाते हैं, कहीं ना कहीं चले जाते हैं या खर्च हो जाते हैं। सो इसको कंसोलिडेट करके जो भी एक्स्ट्रा आता है उसको टॉपअप कर देना बहुत अच्छी रणनीति है, वरना डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ जाती है या पैसा आइडल पड़ा रहता है। दैट्स ग्रेट। सेकंड पवन जी, आपकी जो स्कीम्स हैं उसमें बदलाव की जरूरत है। हमने एक्सिस AMCs की जो 1-2 स्कीम्स हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में थी उसको हमने 1.25 साल पहले हटा दिया और उसकी परफॉर्मेंसेस एक्सिस की काफी पुअर रही हैं। उसके बाद स्पेशली अगर आप एक्सिस फोकस्ड इक्विटी का फंड का देखें तो आपकी लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस -11 रही है। उसी दौरान में हमारी एक रिकमेंडेड स्कीम अगर मैं देखूं जो कंपैरेबल है, SBI फोकस्ड इक्विटी, उसका 12% का रिटर्न है, ICICI फोकस्ड इक्विटी का 12% का रिटर्न है, तो 20% का अंतर पड़ गया सेम कैटेगरी में। तो आपको थोड़ा ज्यादा जागरूक रहना है अपनी स्कीम्स के बारे में। दैट्स पॉइंट 2। और 2 स्कीम्स एक एसेट मैनेजमेंट की खरीदने की आपको जरूरत नहीं है, आपके पास एक्सेस की 2 स्कीमें हैं, तो मैं दोनों को आज एग्जिट कहूंगा। और SBI इक्विटी हाइब्रिड एक बैलेंस फंड है। आप अभी आपका पोर्टफोलियो काफी बड़ा हो गया, आपको डेट और इक्विटी अलग अलग खरीदने की रणनीति अपनानी चाहिए क्योंकि बैलेंस फंड में डेट पे भी काफी हैवी कॉस्ट लगता है, इक्विटी पे तो लगता ही है। तो आप अगर इक्विटी फंड अलग और डेट फंड में टारगेट मैच्योरिटी फंड लेंगे तो आपको लो कॉस्ट में अच्छी सेफ रिटर्न मिल सकती है। सो डोंट कंबाइन इक्विटी एंड डेट एट दिस स्टेज ऑफ योर लाइफ। अगर आप पहला 1,000 रुपए इन्वेस्ट करें तो मिक्स कर सकते हैं। कमिंग बैक टू कौन सी स्कीम्स आप ऐड कर सकते हैं, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप एक लार्ज कैप स्कीम है, HDFC फ्लेक्सी कैप, ICICI फोकस्ड इक्विटी, आदित्य बिरला स्मॉल कैप इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, ये 5 स्कीम्स हैं। इसमें से 1-2 पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर अच्छी नहीं लगेंगी बट इनके जो पोर्टफोलियो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उनके बहुत ब्राइट रहते हैं, इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं। ओके चलिए, तो आपके फंड्स को लेकर, पोर्टफोलियो को लेकर सजेशन दिए गए हैं और सजेशंस भी दिए गए हैं। 22 साल में आप 2 करोड़ के आसपास की राशि एक्यूमुलेट कर सकते हैं 14% के रिटर्न के हिसाब से। कुछ फंड्स आपको सजेस्ट भी किए गए हैं। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेरीज लेंगे। फिरोज जी बने हुए हैं हमारे साथ, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी, फिरोज अजीज हमारे साथ मौजूद हैं और अब सुवर्णा टिक्कम हमारे साथ मुंबई से फोन लाइन पर हैं। सुवर्णा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? सुवर्णा प्लीज अपना सवाल पूछिए। सुवर्णा को शायद आवाज नहीं जा रही है, इनका सवाल ले लेते हैं। इनके पास जो पोर्टफोलियो है वो 20,000 पर मंथ का है। 15 इयर्स के पर्सपेक्टिव से ये इस पोर्टफोलियो में पैसे लगा रही हैं। जानना चाहते हैं कि पोर्टफोलियो कैसा है और क्या उसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए या फिर नहीं, और दूसरा कितना एक्यूमुलेशन एक्सपेक्ट करें इन 15 इयर्स।
फंड्स तो काफी सारे हैं इनके पास, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 9 फंड्स इन्होंने लिए हुए हैं, जिसमें कैनरा रोबेको एमर्जिंग इक्विटीज है, कैनरा ही रोबेको का फ्लेक्सी कैप है, एक्सिस फोकस 25, एक्सिस ग्रोथ, एक्सिस मिड कैप, फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज, एसबीआई स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और मेरे एसेट लार्ज कैप। तो बताइए क्या सजेशंस इनके पोर्टफोलियो पर फिरोज जी? इस दीपाली जी देखिए, पहला सजेशन तो ये है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी की 3 स्कीमें खरीद के पॉइंटलेस है। सुवर्ण, ये इंपॉर्टेंट जहन में अपनी बात बिठा लें, क्योंकि आपके पास 9 स्कीम्स तो है बट 3 एक्सिस की हैं। एक्सिस एएमसी में थोड़ी सी परफॉर्मेंस की इश्यूज आई थी तो हमने एग्जिट किया एक स्कीम, बट आपकी तीनों स्कीम रह गई हैं। तो उसमें -10 एक में है, -3.6 है, -0.1 है। तो लास्ट 1 ईयर ये तीनों स्कीमों ने अंडर परफॉर्म किया है, और दूसरी स्कीम जो आपके पास पोर्टफोलियो है उन्होंने 8 से 12% की रिटर्न दिए। तो अगर ये 3 स्कीम परफॉर्म नहीं करेंगी तो ओवरऑल पोर्टफोलियो नहीं चलेगा। इसीलिए हैव 1 स्कीम पर एएमसी। अगर टॉप एएमसी हो, जैसे एसबीआई की टॉप एएमसी है, उसमें 2 रख ली फिर भी ठीक है, राइट? दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, स्कीम्स में बदलाव की जरूरत है। दूसरा, आपने यूएस का फीडर फंड लिया है, उसमें -26% है। मेरे हिसाब से इंडिया के बाहर जाने की जरूरत नहीं है जब तक कि ग्लोब में आपके पास ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स ना हो। तो आपने यूएस फीडर फंड लिया, उसकी -26% की रिटर्न है। तो आप अपने पोर्टफोलियो में देख सकते हैं कितना डाइवर्जेंस है लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस में। एक साल में इतना -26 भी है और +16 भी है। तो आपको थोड़ी और स्कीम सिलेक्शन में मेहनत करनी पड़ेगी। लाइक फॉर एग्जांपल योर मनी में आप लिख के हमेशा कंटिन्यूअली अपनी एडवाइस को आप रिफ्रेश कर सकती हैं, अपने पोर्टफोलियो को रिफ्रेश कर सकती हैं। देन कमिंग टू कौन सी स्कीम्स आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए, सेम स्कीम्स जो हमने प्रीवियस दर्शक को भी बताई, वही बोरिंग स्कीम मैं आपको बता दूंगा। बीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, एसबीआई कॉन्ट्रा एंड लास्टली कोटक इमर्जिंग इक्विटीज। 5 अलग एएमसीज की 5 अलग कैटेगरी की स्कीम्स आपके लिए सुवर्ण। ओके, चलिए, तो ये आपके पोर्टफोलियो पर राय दी गई है, जिसमें आप कुछ फंड्स में बने रह सकते हैं, जिसमें मेरे एसेट का लार्ज कैप है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज और एसबीआई स्मॉल कैप। साथ ही एक्सिस के जो तीनों फंड्स हैं उनसे निकलने की सलाह है, साथ ही फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड से भी निकलने की सलाह है आपके लिए। और 1.25 करोड़ के आसपास की राशि आप एक्यूमुलेट कर सकेंगे 15 ईयर्स में, अगर आप 20,000 पर मंथ के बेसिस पे 15 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करती हैं। तो चलिए, ये है सजेशन आपके पोर्टफोलियो पर। और इसके अलावा अब एक सवाल ले लेते हैं, ईमेल के थ्रू हमें भेजा है सुमित साहू ने। 31 साल इनकी उम्र है, 7,000 की एग्जिस्टिंग एसआईपी है, 45,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट है, 15 इयर्स में 1.5 करोड़ का टारगेट है। फिलहाल पोर्टफोलियो देखेंगे तो इनके पास है एसबीआई का स्मॉल कैप, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, पीजीआई इंडिया फ्लेक्सी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा और बड़ौदा बीएनपी पैराबास का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। और इन सभी में 1 से 2,000 की एसआईपीज इनकी चल रही हैं। 45,000 जो लमसम किया हुआ है फिरोज जी, वो बड़ौदा कंजम्पशन फंड में है। तो बताइए इनका पोर्टफोलियो कैसा है? यस, देखिए दीपाली जी, मेरे हिसाब से फंडामेंटली अगर आपके पास इक्विटी है तो इक्विटी आपको छोटी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की नहीं खरीदनी चाहिए। आप पहले 5-7 जो टॉप एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसमें सीमित रहे एज अ रिटेल इन्वेस्टर। आप 24,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं मंथली, विच आई थिंक इज ग्रेट। अमाउंट भी ठीक हो गया। बैंक ऑफ बड़ौदा बीएनपी पारिबास की आपके पास 2 स्कीम्स हैं। एक कंजम्पशन स्कीम है जो सेक्टोरियल स्कीम है या थीमेटिक स्कीम है, उससे दूर रहें। दैट्स पॉइंट 1। तो ये दोनों स्कीम आपको एग्जिट करनी है। मेरे हिसाब से पीजीआईएम का इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप को आपको एग्जिट करना है। ये 4 स्कीम में एग्जिट कर सकते हैं। एसबीआई की दोनों स्कीमें पकड़े रखें क्योंकि वो टॉप एएमसी है, 2 स्कीम्स चल सकता है। लार्जेस्ट एएमसी का कोटक इमर्जिंग इक्विटीज एक मिड कैप स्कीम है, वो भी आप रख सकते हैं। बाकी 5 स्कीम्स, आदित्य बिरला स्मॉल कैप एक इंटरेस्टिंग स्मॉल कैप होगा आपके लिए, और फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, ये 5 स्कीम को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। जो 4 मैंने बताई उसको आप एग्जिट करेंगे तो एक अच्छा वेल डिवर्सिफाइड, कैटेगरी वाइज डिवर्सिफाइड एंड एएमसी वाइज डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन है आपके पोर्टफोलियो को लेकर, थोड़े बदलाव बताए गए हैं। चलिए फिरोज जी की टॉप 4 फंड्स पूछ लेते हैं। बताइए फिरोज जी, नए पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए किन फंड्स के साथ जाना चाहिए आपकी चॉइसेस के हिसाब से? दीपाली जी, टॉप 4 स्कीम्स फ्रॉम अ वीक स्टैंड पॉइंट वो ज्यादा चेंज नहीं होती, बट फिर भी मैं आपको नए दर्शक के लिए ये चारों स्कीम्स बता देता हूँ। पॉइंट 1 आपको लेना है कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, एक मिड कैप स्कीम है। पंकज टेबरेवाल उसके फंड मैनेजर हैं और वो बॉटम ऑफ स्टॉक पिकिंग के खासियत रखते हैं। पॉइंट 1। फिर एसबीआई कॉन्ट्रा एक कॉन्ट्रेरियन स्कीम है जो भेड़ चाल से अलग रहता है, दैट्स सेकंड स्कीम। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी,
एक बेहतरीन स्कीम है जो फोकस कम से कम स्टॉक्स, शंकर नारायण फंड मैनेजर है, ABSL स्मॉल कैप फंड एक स्मॉल कैप स्कीम है। ये 4 स्कीम से आप शुरुआत कर सकते हैं, बट हमेशा याद रखें अगर आप नए निवेशक हैं तो पूरे चारों खरीदें, बिकॉज चारों का अलग पर्पज है और अलग महत्वपूर्णता है आपके पोर्टफोलियो के लिए, एक ना खरीदें इसमें से। चलिए, तो चारों फंड्स के साथ ही पोर्टफोलियो बनाना है, किसी एक को ना ऐड करें। ये एक डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से 4 बेस्ट चॉइसेस आपको बताई गई हैं। शुक्रिया फिरोज जी आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को सॉर्ट करने के लिए, साथ ही अपनी पिक्स भी बताने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ यौमनी में तो इतना ही। नमस्कार।